मैटर वेव्स, एक नया सेक्शन पढ़ेंगे मैटर वेव्स के बारे में। मैटर वेव्स, सुनिए मैटर वेव्स क्या है। मैटर वेव्स जो बेसिकली है, हम ऐसा बोलते हैं कि मैटर वेव्स में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी पार्टिकल के साथ, एक तो जो पार्टिकल है उसका पार्टिकल नेचर होगा, पार्टिकल का पार्टिकल नेचर होगा, लेकिन हम मैटर वेव्स में मानते हैं कि पार्टिकल के साथ कुछ वेव भी होता है, कुछ वेव नेचर भी होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, यानी कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव उसके साथ चल रहा है उसको बोलते हैं मैटर वेव्स। यहाँ पे डी ब्रॉगली साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया था। क्या था हाइपोथेसिस, ध्यान से सुनिए। किसने दिया था हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था। क्या था हाइपोथेसिस, सुनिए। डी ब्रॉगली ने ऐसा हाइपोथेसिस दिया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स में, उनका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। ऑल पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सभी का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि उस पार्टिकल का वेव नेचर भी होगा और उस पार्टिकल का पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो लैम्डा फोटोन का लिखते हैं, लैम्डा फोटोन का लिखते हैं वो होता है h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये पढ़ के आए हैं। सिमिलरली हम पार्टिकल के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये तो फोटोन के लिए, पार्टिकल के लिए हम बोलते हैं कि लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो यहाँ जो पार्टिकल का हम मास लिखेंगे वो होगा रिलेटिव मास। और अगर आपको ध्यान में होगा तो रिलेटिव मास को हम लिखते हैं, रिलेटिव मास को लिखते हैं जो ठहरा हुआ है, मतलब स्टेशनरी में जो मास होता है m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी बाय सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है रिलेटिव मास। इस रिलेटिव मास को यहाँ पुट करिए तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन m नॉट वी रूट अंडर 1 माइनस बी बाय सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, लैम्डा क्या है? लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। सो लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का वेवलेंथ, यह है लैम्डा। तो ये आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे हम v जीरो लेंगे, तो आप इस v को जीरो लीजिए, तो जीरो अपॉन कुछ, तो ये इन्फानाइट आ जाएगा। तो जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल जो है वो इन्फानाइट आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। फिर आप क्या कर लीजिए, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो उसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर लीजिए। तो v के जगह पे c रखेंगे तो c बाई सी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो तब भी लैम्डा ऑफ पार्टिकल जो होगा वो जीरो आ रहा है ना, लैम्डा ऑफ पार्टिकल जीरो आ रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो बहुत कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो बहुत कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो जो v बाई सी का रेशियो है वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जो लैम्डा ऑफ पार्टिकल आएगा वो आएगा h अपॉन m नॉट वी, और m नॉट वी क्या है? रेस्ट पे जो मास है वो उसके बराबर आएगा। लेकिन अगर कभी आपको बोल दे कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो c के रेंज में, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल c/3 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट के 1/5 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लाइट के 1/6 है, तो इस केस में हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे लैम्डा का वो होगा h अपॉन एम आर वी, यानी कि रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और v क्या है? वेलोसिटी, और रिलेटिव मास को यूज करेंगे, तो ये आ गया। सो मैटर वेव क्या होता है? वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, उसको बुलाते हैं मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि एवरी पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिवर्स रिप्रेजेंट डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल। फोटोन के लिए लैम्डा ऑफ फोटोन लिखते हैं h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन। पार्टिकल के लिए सिमिलरली लिखेंगे h अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ मास लेंगे रिलेटिव मास, रिलेटिव मास होता है m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा h अपॉन रेस्ट पे जो मास है वो m नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटू रूट अंडर 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन क्या है कि अगर वेलोसिटी जीरो हो गया पार्टिकल का तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो रखेगा तो जीरो बाय समथिंग इनफाइनाइट होता है, तो इट इज नॉट डिफाइंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी रखे तो v के जगह पे c रखे तो c बाय सी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो होगा, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है तो v बाय सी का जो रेशियो होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल इस केस में लिख सकते हैं h अपॉन रेस्ट पे जो मास है वो लेंगे इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। लेकिन अगर v c के रेंज में, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब हम यहाँ इस केस में लैम्डा यूज करेंगे h अपॉन रिलेटिव मास इनटू वेलोसिटी, और रिलेटिव मास हम पढ़ के आए हैं, ये इसको यूज करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है वो c/3 है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम थ्रोन विद स्पीड इतना। तो इस केस में देखिए जो वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल है बहुत छोटा है स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दोनों का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ हम बोल सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस
इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो पार्टिकल, दोनों पे एप्लीकेबल है, माइक्रो पार्टिकल पे भी मैक्रो पार्टिकल पे भी। बट प्रैक्टिकली हम प्रूव सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पार्टिकल के लिए करते हैं, बट प्रैक्टिकली प्रूव्ड ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल बिकॉज ऑब्स्टेकल ऑफ वेवलेंथ रेंज इज पॉसिबल फॉर माइक्रो पार्टिकल ओनली। तो ये था लेक्चर नंबर 5 का रिवीजन। इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रदरफोर्ड साहब ने एक बेसिकली जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ये बोलते थे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, ये तो रदरफोर्ड ने बोल दिया था, पर हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, इस रेडिएशन से इमिट करने से क्या होगा, एनर्जी कम होगा। तो एनर्जी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था, सिंस एनर्जी कम होगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होगा और एक समय जाकर के वो न्यूक्लियस में जाकर के कूद जाएगा। तो ये थ्योरी है, रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, पर ऐसा तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो रेडियस है वो छोटा होते होते न्यूक्लियस में कूद जाता है। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो इसको बोलते हैं रदरफोर्ड ड्रॉबैक। इस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को डी ब्रॉगली साहब ने क्लियर किया था। अच्छा, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ईएम वेव के फॉर्म्स में। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो डिक्रीज करेगा और फाइनली जो है वो न्यूक्लियस में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको डी ब्रॉगली साहब ने समझाया था कि डी ब्रॉगली ने बोला था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास मैटर वेव होता है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास मैटर वेव होता है, कि हर एक पार्टिकल के पास उसके बाद वेव एसोसिएटेड होता है। तो ये मैटर वेव जब यहाँ सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ये क्लोज लूप बनाएगा। ये वेव जो है क्लोज पाथ में बाउंडेड होगा, और जब भी वेव क्लोज पाथ में बाउंडेड होता है तो वो स्टैंडिंग वेव बनाता है, स्टैंडिंग वेव। और हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी जो है वो बाउंड होगा इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसका एनर्जी कम नहीं होगा। तो इसको डी ब्रॉगली ने समझाया। तो इसको लिख लेते हैं। सो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड बेसिकली उन्होंने बताया था कि जब भी रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इट विल रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, एंड फाइनली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूक्लियस। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं डी ब्रॉगली साहब। कैसे, सुनिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन इलेक्ट्रॉन is rotated in circular path, its matter wave bounded in closed path, that's why energy remains bounded or form standing wave। और standing wave का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये उनका था। तो ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को डी ब्रॉगली ने समझाया था। अच्छा, बोहर का क्वांटाइजेशन थ्योरी आपको पता है। बेसिकली बोहर ने क्या किया था, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्बिट होते हैं उसका रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी के साथ घूम रहा है वो बताते हैं, कितने वेलोसिटी के साथ घूमता है वो भी बोहर ने बताया था। तो बोहर के कुछ पॉस्टुलेट्स थे, जैसे एक पॉस्टुलेट बोहर का क्या था कि जो एमवीआर है, एंगुलर मोमेंटम, वो h/2π के मल्टीपल में होगा। तो ये पॉस्टुलेट, ये जो बोहर का क्वांटाइजेशन थ्योरी है, mvr = nh/2π, ये तो बोहर ने दे दिया, पर इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था। बोहर साहब ने इसका प्रूफ नहीं दिया था उन्होंने कुछ, लेकिन इसका प्रूफ डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से आता है। तो उसी को पढ़ते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हम बात कर रहे हैं कि डी ब्रॉगली ने कैसे mvr = nh/2π को प्रूव किया था। इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है सर्कुलर ऑर्बिट के लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बुलाते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट का लेंथ। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो सर्कुलर ऑर्बिट का जो लेंथ है, यानी कि सर्कमफेरेंस जो है, इज ए कंप्लीट मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा = h/mv होता है। तो डी ब्रॉगली बोलते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका सर्कमफेरेंस मतलब 2πr। तो डी ब्रॉगली बोलते हैं कि इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है वो मल्टीपल होगा किसके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मल्टीपल में होगा। तो ये बोलते हैं डी ब्रॉगली साहब।
तो यहाँ से देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, और लेमडा की जगह एच अपॉन एम बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम बी को आप इधर लेके आइए और 2 पाई को नीचे लेके आइए, तो एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। और एन क्या है, एन का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये आ गया। तो ये बोर का कंडीशन हमने प्रूव कर दिया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके। अच्छा, अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए जितना वैल्यू ऑफ n होगा उतना नंबर ऑफ वेव बनेगा, यानी कि अगर आप n इक्वल टू 1 बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा। सिमिलरली n इक्वल टू 2 बोलते हैं तो ये सेकंड ऑर्बिट होगा, तो इसमें 2 वेव बनेंगे। तो ये बात हुई, तो इसको लिख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी। बोहर के अकॉर्डिंग जो बेसिकली एमबीआर है, एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बोहर ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था, प्रूफ किया था डी ब्रॉगली साहब ने। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, लेंथ ऑफ इट्स पाथ यानी कि सर्कमफेरेंस इज अ कंप्लीट मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, इज अ कंप्लीट मल्टीपल यानी कि एन, और ये है लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली। तो यहाँ से एम बी इधर आए तो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये हमने बोहर के क्वांटाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से। आप एन इक्वल टू 1 रखिए तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट बुलाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी आपने पढ़ा कि जो लेमडा है वो होता है एच अपॉन पी, लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और पी इज मोमेंटम, ठीक है। और आपको ये भी पता है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ जो मास लेते हैं वो रेस्ट मास लेते हैं, इसलिए हमने एम नॉट लगाया है। और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेस्ट मास, ये भी फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ से देखिए मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए, रूट में लेके जाइए, तो मोमेंटम हो जाएगा रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू रेस्ट मास, ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लेमडा को लिख सकते हैं, इस पी को यहाँ लेके आइए इस फॉर्मूला को, तो लेमडा को हम ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये लेमडा का एक फॉर्मूला आ गया, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को। और लेमडा का एक फॉर्मूला होता है एच अपॉन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। अब क्या करते हैं, आप इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, डेल्टा वी हमने अप्लाई किया है, किस पे, इस चार्ज पार्टिकल पे हमने डेल्टा वी अप्लाई किया है, यानी कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो जब भी हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल पे कुछ वर्क डन होता है, एंड दैट वर्क डन इज गिवन एज क्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जब हम एक चार्ज पार्टिकल पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा वी। अच्छा ध्यान से सुनिए, वर्क डन जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी तो आता है। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला आ गया क्यू इनटू डेल्टा वी। अब आप इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो लेमडा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, एक और फॉर्मूला आ गया। तो तीनों फॉर्मूला को हम एक साथ लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लेमडा को लिख सकते हैं हम एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं रेस्ट मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर चार्ज पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, तो 2 इंटू रेस्ट मास इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ये मेन फॉर्मूला है, 1 2 3 4, यही 4 फॉर्मूला पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखिए लेमडा होता है एच अपॉन मोमेंटम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, याद रखिएगा ये m है रेस्ट मास, और इसको बोलते हैं मोमेंटम अपॉन 2 m नॉट। तो यहाँ से मोमेंटम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 m इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम की जगह पर ये डाल दे। फिर अगर हम चार्ज पार्टिकल को डेल्टा वी से अप्लाई करते हैं तो वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, यही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे क्यू इंटू डेल्टा वी रखे। ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि लेमडा का रेशियो बताना है। लेमडा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, यानी कि यहाँ 4 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इन चारों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो बताना है। कब, जब ये मूव करता है। पहला क्वेश्चन सेम मोमेंटम से, दूसरा क्वेश्चन सेम वेलोसिटी से, तीसरा क्वेश्चन सेम काइनेटिक एनर्जी से, चौथा क्वेश्चन सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। उससे पहले हम ये पढ़े, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये समझिए कि आपके पास पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल पे इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि क्लास 12 के सम ऑफ द फिजिक्स चैप्टर में भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इन चारों पार्टिकल का मास और चार्ज लिखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हम बीटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी बीटा माइनस दिखे
तो आप समझिएगा वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन को ही बीटा माइनस पार्टिकल बुलाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई चार्ज से। इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऊपर 0 -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 और ऊपर एटॉमिक मास 0, ठीक है, यानी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -1 E0 को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रोटॉन को हम 1H1 से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ड्यूट्रॉन को 1H2 से डिनोट करते हैं और अल्फा पार्टिकल को 2He4 यानी कि हीलियम 4 न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अच्छा पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल सबका जो मास है वो हम मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स है। तो यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक है, यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही लिख रहे हैं। अच्छा, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिएगा, और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा चार्ज सुनिए अब, इलेक्ट्रॉन पे जैसे कि मैंने बोला था कि नेगेटिव ई का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस ई का चार्ज होता है, ड्यूट्रॉन पे प्लस ई का चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे +2 ई का चार्ज होता है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा साहब, अब ये हो गया। अच्छा, अब निकालते हैं सबका। आपको बोला कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का, कब? जब वो सेम मोमेंटम से है। अच्छा ध्यान से देखिए, मोमेंटम सेम है, अभी हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है। मोमेंटम सेम है, H कांस्टेंट है तो लैम्डा भी सेम होगा, तो सब के लिए लैम्डा सेम होगा। अच्छा, सेम वेलोसिटी कर दीजिए, ध्यान से देखिए, आपने वेलोसिटी सेम कर दिया, तो जैसे ही आपने वेलोसिटी सेम किया, आपको पता है लैम्डा इक्वल टू H/mv होता है। वेलोसिटी सेम है, H कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा होगा 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज टू 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर मास ऑफ अल्फा। सबका वैल्यू अभी आपने बताया है, सबका डाल दीजिए और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोला काइनेटिक एनर्जी सेम, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लैम्डा होता है H/√अंडर रेस्ट मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो भी ट्रांसलेशनल। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। वहां पे लैम्डा था, वहां था लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो वापस से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिए, तो देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू H/√अंडर 2m3, देखिए ये सेम कर दिए, H सेम कर दिए, 2 सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √अंडर मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। तो हम ये ऐसे कर लेंगे सबका डाल करके, ठीक है। अभी हम पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दिया है क्वेश्चन में, और बोला इफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन इज 48 वोल्ट, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन इज 48 वोल्ट, फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल ऑन अल्फा पार्टिकल। बहुत सिंपल सा है, अभी आपने पढ़ा लैम्डा का वैल्यू होता है H/√अंडर 2m3v, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों के लिए ये इक्वेशन बराबर कर दीजिए, तो H/√अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और डेल्टा v ऑफ प्रोटॉन, और H/√अंडर 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, q ऑफ अल्फा, डेल्टा v ऑफ अल्फा, यही तो निकालना है। ये खत्म, रूट्स दोनों तरफ रूट खत्म, तो डेल्टा v ऑफ अल्फा आ जाएगा यहाँ से। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन। अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रॉन इज 10 वोल्ट, यानी कि डेल्टा v जो न्यूट्रॉन पे लगाया गया है वो है 10 वोल्ट, तो फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिया, तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें वेव ऑप्टिक्स भी यूज हो रहा है, तो ध्यान से सुनिए क्या बोला। बोला इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, अच्छा डिफ्रैक्शन हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि एक सिंगल स्लिट से अगर हम लाइट वेव पास करवाते हैं तो ये डिफ्रैक्ट करके अलग अलग पैटर्न बनाता है, तो वही बोला इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन सोर्स। अच्छा, जो लाइट हम यूज कर रहे थे उसकी जगह आप इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो फाइंड आउट इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर विड्थ। अच्छा यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, देखिए फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रिंज विड्थ होता है डिफ्रैक्शन में उसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, और जो एंगुलर विड्थ होता है थीटा उसको बोलते हैं 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल a, तो ये याद रखिएगा। तो बोला कि फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप लाइट सोर्स को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स से। अच्छा इसमें 2 कंडीशन दिया कि फ्रिंज विड्थ और एंगुलर विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल एंड अप्लाइड पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल। अच्छा ध्यान से देखिए, जो फ्रिंज विड्थ है ये तो सेम है, देखिए जो बेसिकली स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच का जो कैपिटल D का डिस्टेंस वो तो सेम ही है, स्लिट का भी साइज सेम है, तो ये सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, और आप इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लगा दे। देखिए डी ब्रॉगली में लैम्डा होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, आप वेलोसिटी ऑफ बीम को डबल कर रहे हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, और देखिए बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यहाँ से देखिए, और थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो आप वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, तो बीटा भी तो हाफ हो जाएगा, थीटा भी तो हाफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात खत्म। फिर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाइड पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल,
यानी कि डेल्टा V2 जो है वो 2 टाइम्स डेल्टा V1 हो गया। आप डेल्टा V2 का रिलेशन देखिए लैम्डा और डेल्टा V का, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा V। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, तो देखिए β2 आ रहा है β1 डिवाइडेड बाय रूट 2 और θ2 आ रहा है θ1 डिवाइडेड बाय रूट 2। इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए, β2 है 0.70 टाइम्स V1, यानी कि बचा कितना 70% बचा है फ्रिंज और खत्म कितना हो गया 30%। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए कि ये बोला कि इन ए माइक्रोस्कोप लाइट वेव रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन सोर्स, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। डिफाइन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन रिजॉल्विंग पावर। सबसे पहले तो ये सोचिए, जो रिजॉल्विंग पावर है आरपी वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करिएगा आप, तो जो लैम्डा है वो चेंज करेगा, उससे रिजॉल्विंग पावर चेंज होगा। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वी। तो आप किसी में चेंज करिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन का, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा वी बढ़ा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, डेल्टा वी कम कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर कम होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला क्या कि पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E। तो बोला फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t, कब, जब इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। सेकंड क्वेश्चन एंटर विद स्पीड u पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्वेश्चन एंटर विद स्पीड u एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा पहले तो आप कंडीशन ड्रॉ करिए। बोला पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इस पे चार्ज q है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ऑफ मैग्नीट्यूड E, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा पहले जब इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू E, और आपको पता है न्यूटन मैकेनिक्स से फोर्स ma के बराबर होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया इस चार्ज पार्टिकल का। जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, वो होता है QE डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, m है मास ऑफ पार्टिकल। अच्छा ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना स्टार्ट करिए। पहला केस पढ़िए, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है, तो v इक्वल टू u प्लस ad लगाइए। u 0 हो गया, v इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा QE अपॉन m और टाइम हो गया t, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया QE अपॉन m इंटू t। अच्छा लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, m को इधर लेके आइए, mv की जगह QET रख दीजिए, तो लैम्डा आ गया h अपॉन QET हो गया। पहला केस खत्म। दूसरा केस सुनिए, एंटर विद स्पीड u पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, चार्ज पार्टिकल को हमने इधर ही u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो अब देखिए इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू u प्लस ad लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन QU अपॉन m इंटू t, लैम्डा होता है h अपॉन mv, तो v के जगह पे हम ये रख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। फिर आप ये सुनिए, थर्ड सुनिए, एंटर विद स्पीड u एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को हम इधर फेंक रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट इज QE, एक्सेलरेशन फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स लगेगा, उधर एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन पार्टिकल जा रहा है उसके ऑपोजिट में। तो देखिए एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो स्पीड डिक्रीज करेगा, तो v इक्वल टू u प्लस at की जगह हम लिखेंगे v इक्वल टू u माइनस at, a की जगह QE अपॉन m इंटू t, तो वापस से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv में v की जगह ये रख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। बोला पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंटर परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b एंड रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, मास m है, ये देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देखिए ये क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, अंदर जा रहा है प्लेन के, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें एंटर किया, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। अच्छा सर्कल में घूमने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स होता है QVV साइन थीटा। तो QVV साइन 90, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो QVV साइन 90 इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से देखिए mv किसके बराबर आ गया? QBr, क्योंकि एक v से एक v खत्म हो गया, तो लैम्डा होता है h अपॉन mv, mv की जगह पर रख दीजिए, तो h अपॉन QBr। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बस। सो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा परसेंटेज चेंज निकालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। इफ वेलोसिटी डबल कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया, मोमेंटम 10% से इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया 36% से, पोटेंशियल इंक्रीज किया 2% से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया 4% से, मोमेंटम डिक्रीज किया 2% से। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे परसेंटेज चेंज वाला, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितना परसेंट इंक्रीज करने के लिए बोला है या कितना परसेंट डिक्रीज करने के लिए बोला है। अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% है, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज चेंज लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a z टू द पावर b
पी टू द पावर क्यू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसमें जो परसेंटेज चेंज है डेल्टा वाई अपॉन वाई, वो हम जो इसका पावर है वो आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे सब में और सबका परसेंटेज चेंज लिख देंगे। माइनस में है तो माइनस ले आएंगे, तो ऐसे करेंगे। तब अगर जो चेंज है वो लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है, लेकिन अगर जो चेंज है वो ग्रेटर देन 5% है, तब हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है? बेसिक फॉर्मूला कहता है परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो पहला क्वेश्चन है बोला कि वेलोसिटी डबल कर दिया। अच्छा ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने वेलोसिटी डबल किया तो आपको पता है कि जो लेमडा होता है वो h अपॉन पी होता है। लेमडा होता है h अपॉन पी, तो यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा ध्यान से देखिए, लेमडा यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी आपने डबल किया तो ये जो चेंज है ये ग्रेटर देन 5% है, तो हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो अब ध्यान से देखिए लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 हो जाएगा v1 बाई v2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा v1 कितना था v, और v2 कितना हो गया 2v, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के डबल हो गया। तो अब देखिए लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। तो देखिए लेमडा 2 आ गया लेमडा 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब लगाइए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज अभी हमने बोला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल हो गया लेमडा 1/2, इनिशियल था लेमडा 1, देख लीजिए, डिवाइडेड बाय लेमडा 1 इंटू 100। तो यहाँ से निकालिएगा तो ये आ जाएगा -50%। तो आपको ऐसे करना है। ये मेथड कब यूज करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, जब जो परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर देन 5% है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% तो हम इसको भी यूज करके देखेंगे। जैसे इस केस में हम यूज कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गया 4% से, तो आपसे पूछा है कि परसेंटेज चेंज बताना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा में। तो देखिए पहले तो आप लेमडा का फॉर्मूला लिखिए, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के ई। ये फॉर्मूला होता है लेमडा का, जिससे लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता चलता है। तो यहाँ से देखिए लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी, यस और नो? अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी टू द पावर -12? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी हमने बोला कि अगर आपके पास परसेंटेज चेंज लेस देन इक्वल टू 5% है, और अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a z टू द पावर b अपॉन p टू द पावर q, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू पावर को आगे ले आएंगे डेल्टा x अपॉन x, प्लस में b को आगे लेके आएंगे डेल्टा z अपॉन z, प्लस में p, यहाँ ये p टू द पावर q है, ये ऊपर जाएगा तो होगा p टू द पावर -q, तो यहाँ लाएंगे -q डेल्टा p बाई p। तो सिमिलरली आप इसको लिखिए डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू -12 डेल्टा के ई अपॉन के ई। अब ध्यान से देखिए, आपको परसेंटेज चेंज इन लेमडा निकालना था, यही निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया 4% से, तो यहाँ डेल्टा के ई अपॉन के ई का वैल्यू है 4%, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा आ जाएगा -12 इंटू 4%, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा आ गया -2%। बस यही करना है। तो याद क्या रखना है, अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है तो ये हम लगाएंगे, अगर ग्रेटर देन 5% है तो वो बेसिक सा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का, और वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। और बाकी क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बोला मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, तो लेमडा में बताइए लेमडा में कितना परसेंट चेंज हुआ? तो मोमेंटम 10% से इंक्रीज किया, इनिशियल मोमेंटम p था, फाइनल मोमेंटम p प्लस 10% ऑफ p, यानी कि 10/100% ऑफ 10/100 इंटू p। तो यहाँ से p2 आ गया, p1 पहले था, और लेमडा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो पहले हम ये निकालेंगे लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 का रेशियो लिया, तो p1 अपॉन p2, p1 p था, p2 आ गया ये, तो लेमडा 2 आ गया, फिर हम ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज इज 0.1% व्हेन लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट, फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अच्छा बोला कि आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज है 0.1%, यानी कि डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का वैल्यू दिया है 0.1%, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को हम चेंज किए। व्हेन लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट, यानी कि डेल्टा p जो हो गया वो p नॉट हो गया, लीनियर मोमेंटम चेंज टू p नॉट यानी कि डेल्टा p हो गया p नॉट, तो p इनिशियल बताइए, ये पूछा है इनिशियल मोमेंटम बताइए। अच्छा आपको पता है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है, और सिंस जो परसेंटेज चेंज है लेस देन 5% है, तो हम इसको लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा कितना आ गया, -1 को इधर लाएंगे डेल्टा p अपॉन p, यस। अच्छा मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा p अपॉन p इनिशियल। अच्छा p इनिशियल ही निकालना है, इसको इधर लेके आइए, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा,
डेल्टा पी पी नॉट के बराबर है, क्योंकि आपको बोला कि वेल लीनियर मोमेंटम चेंज टू पी नॉट, तो डेल्टा पी पी नॉट में बदल गया। और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा का भी हम वैल्यू निकाले थे 0.01, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो पी इनिशियल आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डिफरेंट क्वांटिटी के बीच में। सो ये डिफरेंट क्वांटिटी कौन कौन सा है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? लैम्डा का ग्राफ पढ़ेंगे मोमेंटम सा, लैम्डा का ग्राफ करेंगे 1 अपॉन मोमेंटम वेलोसिटी के साथ मास कांस्टेंट रख के, लैम्डा का ग्राफ पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ मास कांस्टेंट रख के, सिमिलरली लैम्डा का ग्राफ पढ़ेंगे 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ मास कांस्टेंट रख के, लैम्डा का ग्राफ लैम्डा स्क्वायर का ग्राफ पढ़ेंगे 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी मास कांस्टेंट रख के, और लैम्डा का ग्राफ पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मास और चार्ज कांस्टेंट रख के, और लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पढ़ेंगे मास कांस्टेंट रख के। तो देखिए पहले पढ़ेंगे लैम्डा का ग्राफ मोमेंटम से। तो लैम्डा का वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ, आपको पता है लैम्डा होता है h अपॉन पी फॉर्मूला से, तो लैम्डा वाई एक्सिस पे मोमेंटम एक्स एक्सिस पे। तो देखिए यहां से आ गया आपका, सो देखिए यहां से लैम्डा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, तो ये ग्राफ बनता है हाइपरबोला। कैसा बनता है? हाइपरबोला। तो ग्राफ ऐसा बन गया। फिर लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी, लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन पी, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी होता है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए लैम्डा इक्वल टू h इंटू 1 अपॉन पी, दोनों तो सेम हो गया। इसको y लिखिए, इसको x लिखिए, तो यहां से देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता तो 1 अपॉन पी जो होता है वो 0 हो जाता और मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाता। मोमेंटम इनफाइनाइट मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, तो वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। फिर तीसरा है लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी मास कांस्टेंट रख के। तो देखिए लैम्डा होता है h अपॉन mv, लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी पर मास कांस्टेंट रख के, तो लैम्डा होता है h अपॉन mv, मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो वापस से जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिक बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ तो हाइपरबोलिक बना लैम्डा वर्सेस v में, ये है m1, अगर कोई दूसरा मास ले लेते हैं तो ग्राफ दूसरा बनेगा हाइपरबोलिक। तो आपसे पूछता है m1 m2 का रेशियो, तो पहले आप सुनिए, जो ऊपर वाला होगा m2 वो हल्का होगा, जो नीचे वाला होगा m1 वो भारी होगा। तो याद रखिएगा हमेशा नीचे वाला भारी होता है, ये तो याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट समझिए। जब भी ऐसा ग्राफ दे तो आप क्या करिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, खींचा आपने स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन देखिए लैम्डा को कट कर रहा है, तो यानी कि लैम्डा सेम हो जाएगा इस केस में। तो देखिए ये हुआ b1, ये हुआ b2, तो देखिए लैम्डा कांस्टेंट हो गया और h अपॉन mv होता है लैम्डा, तो लैम्डा कांस्टेंट h कांस्टेंट, तो मास हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो देखिए इसमें वेलोसिटी किसका ज्यादा है, v2 का ज्यादा है v1 से, क्योंकि इधर जाइएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, तो v2 ज्यादा है v1 से, और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, इसलिए m1 ज्यादा होगा m2 से। तो समझ में आया कैसे करेंगे? अगर आपको दो ग्राफ खींच के देख दे और पूछे कि किसका मास ज्यादा है, तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, जिसको कट करेगा उसको सेम रख करके फॉर्मूला में देखिएगा कौन सेम हो गया, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कौन आगे जाने पर बढ़ रहा है, तो जिसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो कम होगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। सो देखिए लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये लैम्डा को y पर, काइनेटिक एनर्जी x, तो ये देखिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट काइनेटिक एनर्जी है, और लैम्डा को y माने हैं, काइनेटिक एनर्जी को x माने, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इनवर्सली इक्वल टू 1 अपॉन x हाफ। तो आप ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, जब भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n आता है, ध्यान से सुनिए, कभी भी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n आता है और n ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर n है, n ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा। अगर n बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, n बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, और ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक होगा। n ग्रेटर देन 0 है, जितना ज्यादा n होगा स्लोप उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब आप देखिए हमने हाइपरबोलिक कर्व बनाया, एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना, ये m1 ये m2, पूछा है m1 m2 में बताइए कौन ज्यादा है कौन बड़ा है। वापस से देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इस समय वर्टिकल खींचे, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। अब लैम्डा लिखिए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2 m के, देखिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, तो लैम्डा, तो देखिए लैम्डा और मास में रिलेशन देखिए, लैम्डा और मास में रिलेशन देखिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन मास आ गया, तो मास किसके आ गया, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया। तो आप देखिए इधर जाइएगा तो लैम्डा बढ़ रहा है, लैम्डा बढ़ेगा तो मास कम होगा, तो लैम्डा 2 ज्यादा है लैम्डा 1 से, इसलिए m1 ज्यादा होगा m2 से। याद कैसे रखना है, नीचे वाला का मास ज्यादा, ऊपर वाला का मास कम, अरे जो भारी होगा वो नीचे ही होगा, तो इसलिए m1 का मास ज्यादा होगा m2 से, याद रखने का। वरना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना करके, कांस्टेंट रख करके, फॉर्मूला देख करके बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी में, मास कांस्टेंट रख के। तो फॉर्मूला देखिए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे अरेंज करिए, लैम्डा अपॉन रूट अंडर 2 m0 को एक साथ लिखिए और 1 अपॉन रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी को एक साथ लिखिए। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी का ही तो ग्राफ बनाना है, लैम्डा को y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अरे साहब जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ये तो पैराबोलिक कर्व बनता है, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हमेशा पैराबोलिक कर्व बनेगा। अच्छा अब सुनिए, पैराबोला है तो उसका मुंह खुलेगा, मुंह उधर खुलता है जिसका पावर कम है, तो देखिए x का पावर कम है तो पैराबोला का मुंह x तरफ खुलेगा, तो मुंह उधर खुलेगा जिधर पावर कम है। तो देखिए
लेमडा और 1 काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बनाएंगे तो पैराबोला बनेगा, और पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा जिसका पावर कम है, तो एक्स का पावर कम है तो पैराबोला इधर मुंह खुलेगा। अच्छा, बनना तो चाहिए पूरा पैराबोला, पर हम निगेटिव भी नहीं ले जाएंगे क्योंकि लेमडा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ नेगेटिव, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ग्राफ हम ऐसे ही बना रहे हैं और इधर डॉट डॉट लगा करके दिखा रहे हैं। तो वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ बनेगा पैराबोला। पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा जिसका पावर कम है, पावर कम किधर है एक्स का, तो ग्राफ इधर खुलेगा। फिर नेक्स्ट ग्राफ है लेमडा स्क्वायर वर्सेस 1 काइनेटिक एनर्जी का। तो फॉर्मूला लिख करके हम स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और 1 काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन ओरिजिन से नहीं। फिर लेमडा वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का, तो फॉर्मूला लिखिए लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m क्यूबी। देखिए मास और q कांस्टेंट रखेंगे, h कांस्टेंट है तो लेमडा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट v, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन लॉग लेमडा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी। पहले तो फॉर्मूला लिखिए लेमडा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m के, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, तो लॉग लेमडा इक्वल टू लॉग, ये पूरा आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं मॉडिफाई करके लॉग ऑफ h अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास ऑफ फोटोन। सो इसको हमने अलग करके लिख दिया, log ऑफ h अपॉन रूट अंडर 2 इंटू m इंटू 1 अपॉन रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, log का प्रॉपर्टी लगाइए, log m इंटू n, तो याद आता है log m प्लस log n, तो log लैम्डा इक्वल टू log ऑफ h अपॉन रूट अंडर 2m प्लस log ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐसे लिख लिया, वो रूट अंडर में था तो ऊपर गया तो माइनस हाफ। तो अब देखिए log लैम्डा इक्वल टू ये माइनस हाफ आगे आएगा, तो माइनस हाफ log काइनेटिक एनर्जी प्लस log h अपॉन रूट अंडर। ग्राफ बनाना है log लैम्डा वर्सेस log काइनेटिक एनर्जी, तो log लैम्डा वर्सेस log काइनेटिक एनर्जी, ये y ये x, तो ये आ जाएगा इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा स्लोप। तो देखिए y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैथ ये प्लस आ रहा है, पर जो h का वैल्यू है वो तो -34 में होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है -31 में, और इसका रूट बाहर जाएगा तो लगभग 50, तो -15 -34, तो ओवरऑल जो इंटरसेप्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम या तो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। पॉजिटिव भी आ सकता है कब, जब हम h को नैनोमीटर में लेंगे, इसको माइक्रोमीटर में लेंगे, तब आ जाएगा। तो हम दोनों ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, दोनों ग्राफ बनाएंगे। स्लोप निगेटिव है, स्लोप हमेशा निगेटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट एक बार पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट एक बार नेगेटिव होगा। तो देखिए पहला में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो ये ग्राफ बना लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग काइनेटिक एनर्जी। फिर स्लोप तो नेगेटिव है पर इस समय इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो ग्राफ का सेक्शन खत्म। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में बात करें। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो फॉर्मूला है इसमें वो यही है, h अपॉन p h अपॉन mv h अपॉन रूट अंडर 2m ke h अपॉन रूट अंडर 2m q इंटू डेल्टा v, ये मेन फॉर्मूला है। पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन के लिए h का, मास का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख करके, जो उसका कांस्टेंट वैल्यू का है जो वैल्यू रख करके हम एक मॉडिफाई फॉर्मूला बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन से बच सके। तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं बेसिक फॉर्मूले से, h अपॉन रूट अंडर 2m क्यूबी। देखिए h भी कांस्टेंट, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर डेल्टा v। अच्छा ये तो फॉर्मूला आ गया, ध्यान से सुनिए, डेल्टा v को हम वोल्ट यूनिट में रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो याद रखिएगा, मान लीजिए डेल्टा v क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले आप उसको वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा, तभी इस फॉर्मूले में रखिएगा, तभी आपका आंसर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना, अभी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखे, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तभी आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपको दिया जूल में, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया जूल में, तो आप पहले उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा, फिर आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। अच्छा कभी कभी क्या होता है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपको क्वेश्चन देगा लैम्डा में, लैम्डा देगा क्वेश्चन में, उसका वैल्यू आप रखिएगा, उसका यूनिट रखिएगा एंगस्ट्रॉम में, तभी आपका डेल्टा v आएगा वोल्ट में। ठीक है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया लैम्डा देकर के, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 150 अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यहाँ वापस से लैम्डा ऑफ एंगस्ट्रॉम में रखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन के लिए, ये था इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन लिखते हैं 0.286 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v, वापस से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में रखिएगा तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा। या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.286 रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी, वापस से काइनेटिक एनर्जी का यूनिट रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ड्यूट्रॉन के लिए होता है 0.202 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v, वापस से वोल्ट में रखेंगे एंगस्ट्रॉम में आएगा। या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.202 डिवाइडेड बाय रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला। सो अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 0.101 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v, वोल्ट में रखेंगे एंगस्ट्रॉम में आएगा। या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 0.101 डिवाइडेड बाय रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ देखिए 2 आ रहा है अल्फा पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो एंगस्ट्रॉम में। अच्छा यहाँ 2 क्यों आया, सब में तो के ही आ रहा था,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज होता है E, प्रोटॉन के लिए चार्ज होता है E, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज होता है 2E, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 आएगा। समझ में आया? फिर न्यूट्रॉन के लिए लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट ही नहीं होगा, इसीलिए हम इसका एक ही फॉर्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन विल बी h/√2m/ke, तो इसको लिखेंगे 0.286 डिवाइडेड बाय रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट रखेंगे तो लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो ये था स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब हम बात करेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हम बात करेंगे थर्मल इलेक्ट्रॉन के बारे में, थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में, सॉरी न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है। देखिए, जब भी एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि एक हैवी मेटल पे हम न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहां से जब न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किए, तो यूरेनियम से क्या होता है, हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन निकलता है, बहुत हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन निकलता है, इसको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। अच्छा, इस फास्ट न्यूट्रॉन के एनर्जी को कम करने के लिए जहां पे ये न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है उसके आसपास हम क्या करते हैं, मॉडरेटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हैवी वाटर, D2 मॉडरेटर लगाते हैं। तो जब ये न्यूट्रॉन इस हैवी वाटर यानी कि मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकराता है तो इस न्यूट्रॉन का एनर्जी कम हो जाता है। पहले एनर्जी ज्यादा था, मॉडरेटर के मॉलिक्यूल से टकराया, एनर्जी कम हो गया, तब ये न्यूट्रॉन क्या करता है, रैंडम मोशन करता है विथ सम एनर्जी कम हो गया पर रैंडम मोशन करता है गैस मॉलिक्यूल की तरह। जैसे एक गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में रैंडम मोशन करते हैं, उसी तरह से न्यूट्रॉन का जब एनर्जी कम हो जाता है तो वो गैस की तरह रैंडम मोशन करता है, और तब इस न्यूट्रॉन को बुलाएंगे थर्मल न्यूट्रॉन। तो आपको आया कॉन्सेप्ट, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। सो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होता है, इन अ फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियस इमिट हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन जिसको बुलाते हैं। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीजेस बाय मॉडरेटर मॉलिक्यूल, कब, व्हेन न्यूट्रॉन कोलाइड विद द मॉडरेटर मॉलिक्यूल एंड इट बिहेव लाइक अ गैस मॉलिक्यूल, दैट न्यूट्रॉन इज कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। आया समझ में? अब हम बात करेंगे कि सिंस ये थर्मल न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह घूम रहे हैं और जब भी कोई चीज घूमता है वहां डी ब्रॉगली अपना वेवलेंथ लेके चले आते हैं, तो हम बात करते हैं लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, TN से डिनोट करते हैं। अच्छा देखिए, लैम्डा क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला है h/√2m/ke होता है। अच्छा, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, हम बोल रहे हैं कि थर्मल न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल ही है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगा देते हैं थर्मल न्यूट्रॉन पे। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है यहाँ भी तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, तो साहब इसको उठा के रखिए यहाँ पे, 2 से 2 मर जाएगा, तो लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आता है h/√3m/kT। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, m क्या है, m इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, k क्या है साहब, k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t जो है टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में रखेंगे। अच्छा देखिए, h कांस्टेंट, मास ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, इन सब का वैल्यू पुट करिए तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन का, दैट इज 30.7 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और ये आएगा एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, कब, जब हम टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। अच्छा, आप एक चीज सुनिए, अगर हम गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल भी तो घूमता है कंटेनर में, और जब भी कोई चीज घूमता है डी ब्रॉगली अपना वेवलेंथ लेके आ जाते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लैम्डा बात करते हैं तो लैम्डा का जनरल फॉर्मूला होता है h/p = h/ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनटू Vrms। गैस मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी हम Vrms लेते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h/√2m/ke, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है 3/2 kT, ये होता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, जो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। ये फॉर्मूला है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को रखिए आप 3/2 kT, तो यहां से आ जाएगा h/√3m/kT। देखिए, m क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर जो केल्विन में रखेंगे, ठीक है। आया समझ में? जैसे इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़िए, बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज लैम्डा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस मॉलिक्यूल एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो बोला 927 डिग्री सेल्सियस पे लैम्डा बताइए, और बोला सेम गैस मॉलिक्यूल है, सेम गैस है। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा होता है h/√3m/kT, लिखते थे m की जगह, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जगह मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na। तो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा क्योंकि सेम गैस है, Na सेम है, h सेम है, k सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो 2 टेम्परेचर दिया है, पहले इसको आप केल्विन में चेंज करिएगा, 273 ऐड करके इसमें, फिर आप रेशियो लेकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री टेम्परेचर इज लैम्डा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ था हाइड्रोजन गैस का।
वो था लैम्डा। फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे ही लैम्डा बताना है किसका, ऑक्सीजन गैस का। अच्छा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर सेम कर दिया लेकिन गैस मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर एच, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 3 mkt होता है, m की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन na। देखिए na कांस्टेंट, k कांस्टेंट और टेम्परेचर भी सेम कर दिया, h कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 32, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, लैम्डा का रेशियो निकाल लीजिए, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फाइंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस। अच्छा, हीलियम गैस का आपको लैम्डा बताना है कब, इफ आरएमएस वेलोसिटी इज इतना, यानी कि वी आरएमएस दिया है आपको 3 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी हमने पढ़ा लैम्डा होता है एच अपॉन मास इंटू वी आरएमएस, ये होता है लैम्डा होता है एच अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। तो यहां से देखिए एन को ऊपर करिए, तो देखिए ध्यान से देखिए, अब फॉर्मूला में डालिए लैम्डा इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी आरएमएस। ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा ग्राम में हीलियम गैस का, लेकिन उसको हम केजी में डालेंगे, वी आरएमएस को मीटर पर सेकंड में डालेंगे। तो देखिए एन आ गया 6 × 10⁻23, एच 6.62 × 10⁻34। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 ग्राम, लेकिन इसको केजी में कन्वर्ट किया है, और आरएमएस वेलोसिटी था 3 किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया 3 × 10⁻3, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m इनिशियली प्रेजेंट एट रेस्ट। अच्छा, ये पार्टिकल था जिसका मास m था, इनिशियली रेस्ट पे था, सडनली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, अचानक से ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्ट्स। अच्छा, पहले पार्टिकल मास था m, रेस्ट पे था, अचानक से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और चलने लगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या इस पार्टिकल के टूटने में क्या कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा है क्या? नहीं साहब, नहीं लगा है, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है। और आपको पता है फोर्स क्या होता है, dt/dt। अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है यानी कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। अच्छा, p इनिशियल 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और p फाइनल दोनों के लिए लिखेंगे तो p1 + p2, यानी p1 + p2 इक्वल टू 0। तो p2 क्या होगा, नेगेटिव ऑफ p1। इसका क्या मतलब है कि जो दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम होगा वो पहले पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो आप देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, दोनों का मोमेंटम सेम है, मैग्नीट्यूड और एच सेम है, पी सेम है, तो लैम्डा सेम होगा, इसलिए रेशियो 1/1। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई पार्टिकल अपने आप से चलने लगता है, एक बम फटा टूट करके चलने लगा, एक गाड़ी जा रहा था अचानक से उसमें से मास नीचे गिर गया, तो बताइए डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का रेशियो, तो आप लगाइएगा 1:1, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट होगा, लैम्डा कांस्टेंट होगा, तो 1:1 रेशियो। जैसे आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें बोला व्हीकल मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, यानी एक व्हीकल था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा से, सडनली सम मास डिक्रीजेस देन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल, फाइंड आउट न्यू वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोला कि अचानक से सम मास डिक्रीजेस, कुछ मास डिक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डबल हो जाता है इस पूरे कार का यानी व्हीकल का, तो न्यू वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। देखिए ये जो लाइन है ये आपको बहकाने के लिए दिया है। जैसे ही आपने बोला सडनली मास डिक्रीजेस, तो एफ एक्सटर्नल 0 है, एफ एक्सटर्नल 0 है, मोमेंटम सेम होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा, तो 1:1 खत्म। जो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो बाद में होगा, इसका तो जरूरत ही नहीं है कि मास डिक्रीज कर गया, वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक मास डिक्रीज करना तो जरूरी है, वेलोसिटी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, ये सब तो ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला कि न्यूक्लियस ऑफ मास m, यानी कि एक न्यूक्लियस था जिसका मास m था, इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अच्छा, एक न्यूक्लियस था जिसका मास m था जो पहले रेस्ट पे था, वो एक फोटोन इमिट करता है और उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो पूछा फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन एंड रिमेनिंग न्यूक्लियस। अच्छा ध्यान से सुनिए, फोटोन से अपने आप न्यूक्लियस से अपने आप फोटोन निकला, कोई बाहर से फोर्स लगाया क्या? हमने बोला क्या न्यूक्लियस को, ए भाई साहब न्यूक्लियस फोटोन निकालो, नहीं, अपने आप निकाला, यानी एफ एक्सटर्नल 0 है, मोमेंटम सेम होगा, तो फोटोन और न्यूक्लियस का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो सेम होगा, यानी लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 एज सेम मोमेंटम। दूसरा बोला रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस। अच्छा ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियस से फोटोन निकला और आपसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप एक बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे जाता है, बंदूक पीछे रिक्वाइल करता है, ऐसे ही पूछा है न्यूक्लियस का रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p² डिवाइडेड बाय 2m, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस के मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मूला आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अच्छा, न्यूक्लियस का मोमेंटम, जो न्यूक्लियस का मोमेंटम होगा वही तो फोटोन का मोमेंटम होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, तभी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम बता रहे हैं आप, यस और नो। और 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस देखिए दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना लिखते हैं, फोटोन का मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। अच्छा, लैम्डा को न्यू होता है c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन न्यू, तो यहाँ डालिए c अपॉन न्यू। तो देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया h न्यू अपॉन c का होल स्क्वायर, और 2 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। डन, बहुत बढ़िया। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है इन अ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट बिटवीन फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
1 2 3 4 5। तो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। पहले तो आप इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से ग्राउंड पे आ रहा है, आपने बोला आने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाओ ग्राउंड पे, नहीं बोला ना, यानी एफ एक्सटर्नल 0 है। एफ एक्सटर्नल 0 है तो फोटोन और रिमेनिंग एटम का वेवलेंथ सेम होगा, तो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, दोनों का रेशियो 1:1। ये हो गया। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन आपसे, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग एटम। अच्छा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ दिया, यानी देखिए मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि पहले तो ट्रांजिट नहीं हुआ था, और फाइनल मोमेंटम किसका होगा, फोटोन का प्लस एटम का। जो फोटोन निकला था यहाँ से यहाँ जाएगा, फोटोन निकलेगा, क्योंकि हायर से लोअर एनर्जी पे जाते हैं फोटोन निकलता है, तो फोटोन प्लस एटम का, तो एटम का मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के बराबर होगा, जो h अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो ध्यान रखिए, मोमेंटम ऑफ एटम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अच्छा, लैम्डा का आपको पता है रेडवर्क्स फार्मूला r z, अच्छा 1 अपॉन लैम्डा होता है r, 1 अपॉन लैम्डा होता है r z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 1 अपॉन लैम्डा की जगह रखिए, 1 अपॉन लैम्डा की जगह रखिए, ये h है, r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फिफ्थ से 1 पे आ रहा है तो रखिए यहाँ पे, तो मैक्सिमम, तो यहाँ देखिए मोमेंटम होता है मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एटम निकालना है तो मास ऑफ एटम से इधर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा।